नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज के क्रम में आज हम लेके आए हैं सुपर 50 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आज ऐसे ही कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको आसानी से हल कर पाए और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ पाए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जब आप किसी बटन पर पॉइंट करते हैं तो इसके फंक्शन खालिस्तान में प्रदर्शित होते हैं। देखिए, एमएस ऑफिस की हम बात करें या कंप्यूटर में कहीं पर भी हम बात करें, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम माउस का पॉइंटर ले जाते हैं, है ना, उसमें एक छोटा सा लिखा हुआ टेक्स्ट हाईलाइट होने लगता है ना। जिस भी बटन पर हम ले जाएंगे वहां पर एक टेक्स्ट हाईलाइट होने लगता है। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि उसे कहते क्या है ना। तो जैसे हम पॉइंटर करते हैं तो एक छोटा सा बटन आता है जिसमें उसका नाम दिखाएगा या शॉर्टकट की या कुछ भी उससे रिलेटेड दिखाता है ना। मोस्टली उसका नाम ही दिखाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो जो बटन कहलाता है भैया, वो कहलाता है आपका स्क्रीन टिप। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है आपका स्क्रीन टिप। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? देखिए, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो होती है कैश मेमोरी, है ना, जो कि सीपीयू के पास में होती है। और जो कैश मेमोरी होती है वो रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। हमने इसके पहले के वीडियो में भी देखा है ना। तो जहां पर भी कैश मेमोरी हो आप उसको राइट आंसर लगा दीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है यह है, खालिस्तान का उपयोग उन कंप्यूटरों को नियंत्रित करने और समन्वित करने के लिए किया जाता है जिनको आपस में नेटवर्क या लिंक किया गया हो, है ना। कहने की मतलब ये है कि यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है वो नेटवर्क हार्डवेयर से रिलेटेड है ना। और नेटवर्क के जो हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो नेटवर्क के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। हम जो यूज टू होते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स के ड्राइवर्स के, उसके अलावा, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास में कि कंप्यूटर विज्ञान में जब किसी डेटा के दो अंशों की तुलना यह देखने के लिए की जाती है कि उनमें से कौन सा एक दूसरे के बारे में बराबर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, तो यह क्या कहलाता है? देखिए, यहां पर हमारे पास जो दिए है ये ऑपरेटर्स दिए गए हैं जो किसके लिए करते हैं, तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, है ना। और तुलना और कंपेयर हम लोग किससे करते हैं, हमारे आसपास के लोगों से, है ना, या जिनसे हमारा कुछ न कुछ थोड़ा सा रिलेशन होगा, है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा भैया रिलेशनल ऑपरेशन कहलाते हैं ये। तो याद रखेंगे कि ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, है ना, ये तुलना करने काम में आते हैं। तुलना हम किससे करते हैं, जो जिनका आपस में रिलेशन होगा। तो रिलेशनल ऑपरेशन के अंतर्गत ये वाले ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है ना। क्वेश्चन आया लिनक्स के लिए। लिनक्स क्या है भैया, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। किस पे बेस्ड है ये, तो यूनिक्स पे बेस्ड है ना। और यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिनक्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। तो कौन होगा भैया, सेल होगा क्या, नहीं होगा। सेल क्या करता है, सेल कर्नेल और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में काम करता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि प्रमुख गतिविधियों के लिए उत्तरदायी। तो प्रमुख गतिविधियों के उत्तरदायी कौन होगा, तो ये होगा भैया कर्नेल। ठीक है, और जो सेल होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नेल के बीच में काम करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको क्या होगा, कर्नेल। कर्नेल याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक भी है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारे पास में कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज
का उपयोग प्राय खालिस्तान में किया जाता है? देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, है ना, ये किस पे काम करता है? तो ये करता है भैया मैट्रिक्स पे काम करता है। मैट्रिक्स मतलब आकृति, है ना, पर्टिकुलर शेप में आने वाली आकृति को ही ये चेक करता है। तो इसका कहाँ पे यूज होता है? इसका यूज होता है भैया यहाँ पर। कहाँ पर? बैंक के चेक में, है ना। तो बैंक का जो चेक आपने देखा होगा उसमें नीचे नंबर्स होते हैं, है ना, जो चेक नंबर होते हैं सामने कौन सा नंबर होता है? सामने होता है MICR कोड। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये एक विशेष प्रकार की इंक से लिखे जाते हैं जो कैसी होती है? मैग्नेटिक होती है ना, और एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स मतलब आकृति में होती है। तो यहाँ पर जो MICR है इसका यूज क्या करते हैं? उन नंबर्स को पढ़ने के लिए। तो नंबर कहां पर है? बैंक के चेक में, तो उसको पढ़ने के लिए किया जाता है ना, एज अ सिक्योरिटी के हिसाब से, ताकि गलत चेक ना आए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा समय कंप्यूटर प्रोसेसर को मेमोरी से डाटा को पढ़ने में लगने वाला समय है? मतलब यहां बात कर रहा है टाइम की, कि ऐसा कौन सा टाइम है जिससे कहां से दिया? मेमोरी से डाटा पढ़ने में, है ना। तो मेमोरी से डाटा पढ़ने में लगने वाला समय कौन सा समय कहलाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन है मेमोरी एक्सेस, राउंड ट्रिप, टर्न अराउंड, थ्रूपुट, है ना। तो जो राइट आंसर होगा किसका? राइट आंसर उसका ये वाला कि मेमोरी एक्सेस टाइम। भैया मेमोरी से डाटा रीड करने की बात हो रही है तो मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाएगा, है ना। और जब मेमोरी होती है इसके हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं कि किस क्राइटेरिया में कौन सी अच्छी मेमोरी और कौन सी कम अच्छी मेमोरी होती है, इस पे हम जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसके बाद है वह स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक निर्देशों का संग्रह करती है ना। क्वेश्चन किसके लिए है? मेमोरी के लिए है। और कंप्यूटर के बंद होने पर भी डाटा को मिटने नहीं देती, क्या कहलाती है? देखिए भैया इसके पहले भी हमने देखा है कि कंप्यूटर बंद होने पे भी डाटा ना मिटे तो कौन सी मेमोरी कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी, है ना। और वोलेटाइल मेमोरी के अगर एग्जांपल देखें तो वोलेटाइल मेमोरी के जो एग्जांपल होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है क्या नहीं है, सीपीयू है क्या नहीं है, रैम है क्या नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? रोम, है ना। क्योंकि रोम का जो डाटा होता है ये बिजली सप्लाई बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद कर दीजिए, तब भी उसके अंदर का डाटा कैसा होता है? सुरक्षित होता है उसके वोलेटाइल होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो कारण आंसर होगा कि बंद होने पर भी डाटा नहीं मिटेगा, तो वो होगा रोम में। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास में कि विंडोज 10 में स्टार्ट सर्च बॉक्स में निम्न में से इस कमांड को टाइप करने से रजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा, है ना। हम सर्च कमांड में भी टाइप कर सकते हैं और रन ओपन करके उसमें भी हम रजिस्ट्री का फोल्डर या रजिस्ट्री का डायलॉग बॉक्स खोल के और वहां के टूल्स एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो हमको कौन सी कमांड लिखनी पड़ेगी? तो वहां पे हमको लिखनी पड़ेगी ये वाली, कौन सी है? रजिस्ट्री एडिट की कमांड, है ना। ये कमांड हम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारी रजिस्ट्री खुल जाएगी। वहां से हम बहुत सारे जितने भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्री को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, खालिस्तान इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर का एक उदाहरण है, मतलब खालिस्तान इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर का एग्जाम्पल पूछ रहा है हमसे, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है लेजर, डॉट मैट्रिक, इंकजेट और डेजिविल, है ना। देखो डॉट मैट्रिक और डेजिविल प्रिंटर क्या हो गए आपके पास में? ये हो गए हमारे पास में इंपैक्ट प्रिंटर, है ना। तो इसके आंसर नहीं बनते, हमको कंफ्यूज क्या करेगा वो? लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में, है ना, कि दोनों कौन से हैं? दोनों हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। लेकिन इसमें भी बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक की बात हो रही है, मतलब किसकी हो रही है? इसकी, है ना। तो याद रखेंगे कि जो लेजर प्रिंटर होगा ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें प्रिंट करने के लिए सेंसर्स का प्रयोग कर रहा है, दूसरा टोनर का प्रयोग कर रहा है, और टोनर जो ड्रम पे चिपकता है बाद में पेपर पे जाता है। तो इन सब के बीच में हम लोग जो काम करते हैं टोटल किस पे करते हैं? वो होता है लेजर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? लेजर। इंकजेट नहीं होगा क्योंकि इसमें जो तकनीक यूज कर रहे हैं वो शाही की फुहार है, स्प्रे करके प्रिंट करता है ना। तो याद रखेंगे कि फोटोग्राफिक इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक जो प्रिंटर है उसका एग्जांपल हमारे पास में क्या है? लेजर प्रिंटर है, बाकी के नहीं है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा बारकोड रीडर का एक प्रकार नहीं है, है ना। बारकोड रीडर हमने देखे हैं, है ना। बारकोड इसके पहले हमने देखा है कि बारकोड कितने नंबर का होता है?
तो बारकोड होता है भैया 12 नंबर का, है ना। इसमें 6 के पेयर हम अलग करेंगे, तो पहले जो 6 अंक होते हैं वो निर्माता कंपनी डिटेल के होते हैं, और बाद के 6 जो अंक होते हैं ये उस प्रोडक्ट के होते हैं, है ना। बारकोड हमने देखे थे इस तरीके से जो रहते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना। तो कैमरा आधारित रीडर होता है, तो हाँ होता है, हम कैमरे से रीड कर लेते हैं, है ना। वीडियो कैमरा रीडर होता है कि हाँ, वीडियो ग्राफिक्स से भी हम उसको रीड कर लेते हैं। लार्ज फील्ड ऑफ व्यू रीडर होता है कि हाँ, यह भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक स्कैनर नहीं होता है ना। बायोमेट्रिक इस पे काम करेगा सिर्फ जीवित व्यक्तियों पे, वो भी सिर्फ मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए ही बायोमेट्रिक मशीनों का यूज किया जाता है, किसी निर्जीव वस्तु के लिए नहीं किया जाता, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि बायोमेट्रिक स्कैनर नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य बायोमेट्रिक पहचान प्रबंधन प्रणाली को चकमा देने से संबंधित है। इसके लिए बायोमेट्रिक स्कैनर के सामने एक नकली ढांचा रखा जाता है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है बायोमेट्रिक्स क्लोनिंग, बायोमेट्रिक हैजार्ड, बायोमेट्रिक स्पूफिंग, है ना, और बायोमेट्रिक हैकिंग। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बायोमेट्रिक स्पूफिंग, है ना। कि बायोमेट्रिक में जो आपकी जानकारी होती है उसको पूरा खींच लिया जाता है, ठीक, और फिर क्या कर लेते हैं, ये कृत्य कर लेते हैं जो आधारित होता है बायोमेट्रिक पहचान पे। तो इसको याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। इसके बाद का जो हमारे पास प्रश्न है वो है, हाई स्पीड मोड में USB 2.0 की डेटा अंतरण दर क्या होती है ना। डेटा अंतरण दर मतलब कि डेटा ट्रांसफर की दर क्या होती है, कहां पर 2.0 में। तो देखो जब ये हाई स्पीड पे काम करेगा तब उसकी जो दर होती है वो होती है 480 Mbps, है ना, 480 MB पर सेकंड की दर से वो डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2.0 को, है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे 2.0 जो होता है USB, है ना। अगर हम बात करें सिर्फ USB, तो हमारे कंप्यूटर में जो USB पोर्ट होता है उसमें हम 128 टाइप के, है ना, डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, और जो USB पोर्ट होता है वो कैसा होता है, प्लग एंड प्ले फीचर्स के साथ में होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े यूजर्स को IP एड्रेस प्रदान करता है ना। तो IP एड्रेस कौन प्रदान करता है, वो है कहां पर, इंटरनेट पे। देखो इंटरनेट पे जो मिलता है, क्या मिलता है, IP एड्रेस मिलता है। तो जितने बार कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है उतनी ही बार उसको एक नया IP एड्रेस मिलता है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज कि वो कौन देता है ना। तो आपको बता दे कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये वाला जो प्रोटोकॉल होता है ये देता है किसके लिए, इंटरनेट से जुड़ने वाले सभी कंप्यूटर्स को, यूजर्स को एक नया IP एड्रेस देता है। इसके अलावा कौन सा होता है, इसके अलावा होता है भैया हमारे पास में स्टैटिक IP एड्रेस होता है ना, जो कैसा होता है, स्थायी होता है। तो स्थायी IP एड्रेस हम लोगों को नहीं मिलता है इजी, ये या तो सर्वर को मिलेगा या फिर कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली होता है तो उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तब मिलता है स्टैटिक IP एड्रेस जो कभी भी चेंज नहीं होता है ना। इसके अलावा जो डायनामिक IP एड्रेस होता है ना, तो हम जितने बार इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उतने ही बार हमको नया IP एड्रेस मिलता है। तो ये प्रोवाइड कौन कराता है, DSCP, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर को डिलीट करने के लिए प्लेस होल्डर के बॉर्डर पर क्लिक करके खालिस्तान बटन पर क्लिक किया जाता है। देखिए बहुत ही फालतू का क्वेश्चन है ना, कि आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो कौन सी बटन पर क्लिक करेंगे, भैया हम डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इस पे ज्यादा सोचने की आवश्यकता भी हमको नहीं है ना। प्रश्न हम ध्यान से पढ़ेंगे और सीधे आंसर लगाएंगे। बाकी का ऑप्शन जो दिए इसमें एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, है ना, तो इनसे कुछ नहीं होगा। हम सीधे डिलीट पे क्लिक करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कैसा होगा, वो डिलीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AIO प्रिंटर का पूर्ण रूप क्या है। देखिए फुल फॉर्म्स आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे, साथ में फाइल एक्सटेंशन अच्छे से तैयार करके जाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको एक तो क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी, और दूसरी चीज कि
ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका समय बचा लेंगे कि आपको सीधे क्या बताना है, पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म बताना है AIO का। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ये प्रिंटर की, है ना, कि AIO प्रिंटर का पूर्ण रूप क्या है। तो ऐसा कोई प्रिंटर हम थ्योरी में तो पढ़ते नहीं है ना। तो क्या है भैया, ये है टाइप्स। कैसा कि वेरिएशन इतना हो गया है मशीनों में कि वो समय के हिसाब से उसको अपडेट और मिक्सअप करके चलाते हैं। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म है इसका वो कौन सा है, ये वाला है, ऑल इन वन प्रिंटर, है ना, कि जिसमें स्कैनिंग भी होगी, जिसमें प्रिंटिंग भी होगी, ठीक है, और फोटोकॉपी भी आप कर लोगे, ऐसा प्रिंटर। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल इन वन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रारंभिक नाम क्या है ना। तो पावर पॉइंट जो है किसके लिए यूज किया था, प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। उसका प्रारंभिक नाम क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग में उसका प्रारंभिक नाम क्या था, तो यही था भैया, है ना, प्रस्तुतकर्ता, प्रेजेंटेटर, है ना। फिर बाद में उसको क्या कर दिया, पावर पॉइंट कर दिया। तो हम लोग उसी से इंट्रोड्यूस है ज्यादा, तो है ना। तो याद रखेंगे पहला प्रारंभिक नाम क्या था उसका, प्रस्तुतकर्ता। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड से खालिस्तान की दबानी चाहिए। देखिए कीबोर्ड की बात आ रही है, कोई काम चल रहा है उसको हमको क्या करना है, कैंसिल करना है ना। और हमको पता है कि कीबोर्ड में एक हमारी ओके की होती है जिसे कहते हैं एंटर, और कैंसिल की होती है जिसे क्या कहते हैं, एस्केप, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एस्केप होगा भैया, है ना। एंटर तो ओके के लिए हो गया, है ना, शिफ्ट हमारी मॉडिफायर है ना, डिलीट से हम डिलीट करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, एस्केप की होगा भैया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि इमेज को आसानी से खालिस्तान इमेज में परिवर्तित किया जा सकता है ना। मतलब खालिस्तान इमेज को आसानी से खालिस्तान इमेज में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन दे रहे हैं वेक्टर रास्टर, वेक्टर फास्टर, रास्टर वेक्टर, रास्टर फास्टर। देखिए, है ना, पहली चीज ये आपको बता दे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है वेक्टर रास्टर, है ना। अच्छा, वेक्टर और रास्टर क्या है, तो ये टाइप्स ऑफ इमेज, है ना। और जो वेक्टर होता है ये कैसा होता है, ये हाईली क्वालिटी का होगा, है ना। इसमें हम बिल्कुल प्रॉपर मैथ्स के कैलकुलेशंस करके और कोई आकृति या डिजाइन हम लोग बनाते हैं, है ना। तो इसका यूज क्या करते हैं कि हमको जैसे नक्शे बनाने हो, है ना, या हमको 3D को डिजाइन तैयार करना हो, तो अब हम यूज करते हैं वेक्टर इमेज फॉर्मेट का, है ना। और जो रोस्टर होता है, तो रोस्टर क्या होता है, रोस्टर की पिक्सल्स का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, है ना। तो ये क्वालिटी कैसी होती है, रोस्टर क्वालिटी काफी लो होती है ना। बिंदु से मिलकर बना रहे हैं, लाइन से हम ड्रैग करके खींच के बना रहे हैं छोटे छोटा, तो इसकी क्वालिटी कैसी होती है, लो होती है। और वेक्टर क्वालिटी कैसी होती है, हाई होती है। तो वेक्टर इमेज को आसानी से रोस्टर इमेज में बदला जा सकता है। ये हाई क्वालिटी की है, इसको हम लो क्वालिटी में बदल सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर लो क्वालिटी की होगी तो उसको हाई क्वालिटी में नहीं बदला जा सकता, है ना। तो याद रखेंगे कि वेक्टर को रोस्टर इमेज में बदलना आसान होता है, और वेक्टर हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज होती है उसको हम बनाते हैं, और रोस्टर कैसी होती है, पिक्सल आधारित, है ना। तो याद रखेंगे ये वाला इसका राइट आंसर है, बाकी नहीं होंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास में कि कंप्यूटर सिस्टम को निर्मित करने वाले भौतिक घटक क्या कहलाते हैं, है ना। भौतिक मतलब फिजिकल, जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, दीजिए आंसर। हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा उसका, उसका आंसर होगा हार्डवेयर, ना कि ये वाले, ये तो सारे सॉफ्टवेयर है ना। भौतिक मतलब फिजिकल, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वही होता है हार्डवेयर। तो राइट आंसर होगा हार्डवेयर। चलो अगला प्रश्न है हमारे पास में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया, इसका आंसर तो बहुत इजी है, ये सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, है ना, जिसके संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर को पहली बार पावर अप करने पर किए गए एक छोटे नैदानिक परीक्षण अनुक्रम, जिसे पावर ऑन सेल टेस्ट या पोस्ट कहा जाता है, कि घोषणा करने वाले ऑडियो सिग्नल को क्या कहा जाता है ना। देखिए हमको तो पता है कि कंप्यूटर को हम जैसे ऑन करते हैं क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है ना। कैसी होती है, हार्ड बूटिंग होती है, या हम बोलेंगे कि वार्म बूटिंग हमने कर दी,
है ना। तो जैसे कंप्यूटर बूट होता है ना, तो बायोस एक्टिव होकर क्या एक्टिव करता है आपका, पोस्ट एक्टिव करता है कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन करेंगे तो पोस्ट एक्टिव होगा तो क्या होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट लगे हुए हैं उन सभी की वो जांच करता है कि प्रॉपर लगे हैं या नहीं है। जब सब कुछ लगा होगा तब क्या करेगा, वो आपको सिग्नल देगा और देन आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा या बूट की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो वो क्या होता है ना, वो सिग्नल क्या कहलाता है, तो वो जो सिग्नल कहलाता है भैया, आपने साउंड सुना होगा है ना, वो क्या कहलाता है, बीप कोड, है ना। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं एक बजर बजता है जिससे हम समझ जाते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बीप कोड्स को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ईयर कॉन्स किससे संबंधित है ना। ईयर मतलब ये तो हमारे कान ही है ना, ईयर कॉन्स किससे संबंधित है ना। यहाँ पे हमारे को ऑप्शन दे रहा है चित्र, ऑडियो ध्वनि, फाइल और फोल्डर। चलिए देखिए हम ईयर कॉन्स को ही देख लेते हैं। ईयर कॉन्स क्या होते हैं, हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में बहुत बार कुछ प्रॉब्लम्स आती है, एरर्स आती है ना। ये कंप्यूटर ऑन होता है या हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं है ना, तो इस दौरान क्या होता है, उसमें ध्वनि आती है या साउंड आता है कि कंप्यूटर ऑन होता है, तब अलग म्यूजिक आता है ना। हम म्यूजिक सुन के बता सकते हैं कि कंप्यूटर ऑन हो गया। अगर एरर आएगा तो उसका अलग म्यूजिक होता है, हम वो सुनकर बता सकते हैं कि इसमें एरर आ गया, हमने क्लिक किया। तो ये जो यूनिक्स वाले साउंड होते हैं है ना, यूनिक साउंड होते हैं जिनको हम पहचान लेते हैं कि हाँ कंप्यूटर में अब ये वाला जो एप्लीकेशन होगा या ये वाली जो परफॉर्मेंस होगी वो रन हो रही है। ठीक है, तो हम साउंड देख के पहचान लेते हैं। तो ये कैसे यूनिक्स होते हैं है ना, यूनिक होते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है ईयर कॉन। और इसमें क्या आता है, इसमें आती है ध्वनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑडियो, या हम बोलेंगे उसको ध्वनि, है ना, जो पर्टिकुलर किसी एक एक्शन के लिए विंडोज में प्री डिफाइन होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ईयर कॉन्स का मतलब क्या हो गया, ऑडियो ध्वनि। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि खालिस्तान एक विशेष फंक्शन कमांड है जिसका उपयोग प्रोग्राम द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। देखिए खालिस्तान एक विशेष फंक्शन है, फंक्शन मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कमांड, पहली चीज है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूजर प्रोग्राम, प्रोग्राम तो पूछ ही नहीं रहा है, वो क्या पूछ रहा है, कमांड पूछ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा है ना। सिस्टम प्रोग्राम पूछ रहा क्या, देखो प्रोग्राम, फिर यहाँ पे प्रोग्राम पूछा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास सिस्टम कॉल और सेल बचा है ना। सेल, इसके पहले भी हमने देखा एक प्रश्न में, सेल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल के मध्य क्या होता है, एक मध्यस्थता स्थापित करता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिस्टम कॉल, है ना। मतलब सिस्टम कॉल एक विशेष फंक्शन कमांड है जिसका उपयोग प्रोग्राम द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल के साथ संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम पार्टीशन एक खालिस्तान पार्टीशन है ना, जिसका उपयोग सक्रिय बूट विभाजन के रूप में किया जाता है ना। सिस्टम पार्टीशन पूछ रहा है हमसे, वो क्या होता है, एक ये होता है भी एक प्राइमरी पार्टीशन है ना, जिसके अंदर हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं। तो हम सी डी ई ये जितने बनाते हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं कंप्यूटर के प्राइमरी पार्टीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कहां पर ऑप्शन होगा, ये है भैया प्राइमरी, इसको लगा दीजिए आंसर, है ना। प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, खालिस्तान फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल विंडो रजिस्ट्री फाइल होती है। देखिए एक्सटेंशन आपको तैयार करने ही है ना, बहुत जगह हेल्प हो जाती है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि खालिस्तान फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल विंडो रजिस्ट्री के, हमको क्या पहचानना है, हमको रजिस्ट्री फाइल पहचाननी है कि रजिस्ट्री फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो रजिस्ट्री फाइल का एक्सटेंशन क्या है भैया, ये है .reg, है ना, रजिस्ट्री फाइल का एक्सटेंशन। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है ना। मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है जो मल्टी यूजर होगा, है ना। हमने देखे कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, एक तो होता है सिंगल यूजर, एक होता है मल्टी यूजर। अगर यूजर की दृष्टि से बात करें है ना, टास्क के हिसाब से, तो फिर हमारे पास मल्टीटास्किंग होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, मतलब जो मल्टी यूजर को सपोर्ट नहीं करता है। विंडोज एक्सपी है क्या, तो भैया है
लाइनेक्स है क्या? है, ये तो भाई सर्वर में यूज किया जाता है ना। विंडोज 7 है क्या? हाँ है ना। तो एमएस डॉस इसका राइट आंसर होगा, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। बाकी ये कैसे है? ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब में खालिस्तान शामिल है। वर्ल्ड वाइड वेब है ना, मतलब www में खालिस्तान शामिल है। पेज होता है क्या? एक पेज बोला है ना, केवल 100 वेब पेज, केवल 500 वेब पेज। देखिए जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है हमारे पास में, इसमें ना लाखों वेब पेज होते हैं, है ना। लाखों वेब पेजों का संग्रह होता है www पर, है ना। तभी तो हम एक्सेस कर पाते हैं कहीं से भी किसी भी पेजेस को। अगर एक पेज होता तो हम एक पेज के आगे नहीं जा पाते, ठीक है। तो उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती कि इतने ही पेज होंगे, उसमें अनगिनत पेज होते हैं। चलिए अगला है हमारे पास में, इंटरनेट पर फाइल या संदेश भेजते समय इसे बहुत छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। देखिए इंटरनेट पर जब भी हम कोई फाइल भेजते हैं ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती है ना। और उसके बाद वो नेटवर्क पर या इंटरनेट पे क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। तो एक जगह से दूसरे के जाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट दिया गया है ना। अब एक एक हिस्सा जाएगा, है ना। तो छोटा हिस्सा रहेगा तो तेजी से जाएगा, बड़ा हिस्सा होगा तो जाने में टाइम लगता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जो उसके टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, इन्हें कहते हैं हम लोग पैकेट, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पैकेट, है ना। इन पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना वो क्या कहलाता है? पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नेटवर्क पे डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में भेजा जाता है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना क्या कहलाता है? पैकेट स्विचिंग कहलाता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसमें बिक्री एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को की जाती है, उसे क्या कहा जाता है ना। खालिस्तान रूप में जाना जाता है, मतलब उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है भैया? व्यापार कर रहा है ना। तो वो क्या कहलाता है? वो हमसे पूछा गया है ना। पहला ऑप्शन है हमारे पास B2B, है ना। ये तो नहीं होगा, है ना। बिजनेस टू बिजनेस मतलब व्यापारी से व्यापारी नहीं, है ना। फिर क्या है? C2C, हाँ तो ये है इसका राइट आंसर, है ना। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। अरे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने कोई सामान खरीद के ला लिया, अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारे साथी को या दोस्त को वो टिका देते हैं। तो उसको वही हमने क्या किया, हमने तो खरीदा कहीं और से, है ना। और अब हम क्या दे रहे हैं? एक दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। तो अब हम भी कस्टमर थे और यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है वो भी क्या होगा? कस्टमर, है ना। तो ये जो बिजनेस है ये कहलाता है कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस, है ना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से क्या इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तिगत संचार का साधन नहीं है? है ना। इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तिगत संचार मतलब कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, बस वो पहचानना है ना। चैट तो हम लोग करते ही है ना। तो चैट तो इसका आंसर नहीं होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग, हाँ ये भी हम लोग करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हो जाती है, ये भी राइट आंसर नहीं होगी। इंस्टा नोट, है ना। इंस्टा नोट कुछ नहीं होता है भैया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंस्टा नोट होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हाँ मेल भी हम करते हैं, है ना। चैट भी करते हैं हम, इंस्टेंट मैसेजिंग भी करते हैं और मेल भी करते हैं। इंस्टा नोट हम लोग नहीं करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ये कुछ होता भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखेंगे इनको। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एमएस वर्ड में यदि आप किसी दस्तावेज को बाइंड करने की योजना बनाते हैं, है ना। दस्तावेज को बाइंड करना, जैसे हम किताब बाइंड करते हैं ना, लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से, तो वो है ना। तो निम्न में से किस प्रकार के मार्जिन का उपयोग किया किसी दस्तावेज के विभिन्न मार्जिन के अतिरिक्त स्थान जोड़ने के लिए किया जाता है? कहने का मतलब ये है कि हमारे पेज में वैसे तो मार्जिन होता ही है, बाय डिफॉल्ट 1-1 इंच का होता ही है। अगर हम कस्टम करेंगे A4 लेटर में तो वो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा। उसके अलावा हमको एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना पड़ता है बाइंड के लिए, है ना। हमने किताब देखी है, हम ऐसे खोलते हैं किताबों को तो इस तरफ से बाइंड होती है, या हम ऐसे किताब खोलते हैं तो ऊपर की तरफ बाइंड होती है ना। ये पिन लगी होगी या सिला होगा, है ना। तो ये जो बाइंडिंग है, स्पाइरल बाइंडिंग आपने देखी होगी, लेफ्ट और टॉप दोनों तरफ होती है। तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना पड़ता है ताकि जो हमारा टेक्स्ट उसमें छपा हुआ है वो उसमें ना दबे, है ना। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं उसे कहते हैं हम लोग गटर मार्जिन, ठीक है। तो गटर मार्जिन कहीं पे है क्या? है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। पोर्ट्रेट क्या है? पोर्ट्रेट तो भैया हमारा क्या है, पेज लेआउट में मिलता है हमको। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, है ना। A4 पे पेज का साइज ही होता है,
है ना, नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे जाना, ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा भैया, गटर मार्जिन, है ना, जो कि एक्चुअल मार्जिन से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के चयनित टेक्स्ट के कैपिटलाइजेशन को बदलने के लिए होम टैब के खालिस्तान नामक एक बटन पर क्लिक करना होता है ना। देखिए हमको क्या करना है भैया, चेंज करना है। क्या चेंज करना है, कैपिटलाइज को बदलना है ना। तो कैपिटलाइज, है ना, लोअर, टोगल, है ना, ये सब क्या है भैया, ये सब केसेस है ना। तो हमारे पास जो केस होते हैं तो हम क्या करेंगे, जाएंगे और केस पर क्लिक करेंगे। कौन से केस पे क्लिक करेंगे, हम करेंगे चेंज केस बटन पे, है ना। चेंज केस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज जो होंगे काय में हो जाएंगे, वो अगले इसमें चेंज हो जाएंगे, चाहे हम जैसा करना चाहे, है ना। हमको अब मिलता है सेंटेंस केस, हमको मिलता है वहां पे लोअर केस, हमको मिलता है अपर केस, हमको मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और जो लास्ट वाला मिलता है वो हमको मिलता है टोगल केस, है ना। तो केस चेंज करने के लिए हम यहाँ पर चेंज केस ऑप्शन का चूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, फॉन्ट के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है ना। जब हम फॉन्ट यूज करते हैं उसके लिए सबसे सामान्यतः, यहाँ बोले कॉमन जो फॉर्मेट होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो देखिए हम जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है ये वाला, है ना। इसको हमने देखा भी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रू टाइप फॉन्ट, है ना। सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं, या सामान्य तौर पर हम इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आस्की का पूर्ण रूप क्या है ना। आस्की का पूर्ण रूप क्या है, तो आस्की है क्या, पहले तो वो बता दे आपको। आस्की क्या है भैया, तो एक संस्था है ना। ये संस्था क्या करती है, तो जितने भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, है ना, ये ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उन भाषाओं को या उन लैंग्वेजेस को आस्की मान्यता देता है कि हाँ अब इस लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम बना सकते हो। तो कोई भी नई प्रोग्रामिंग भाषा अगर कोई डेवलप करता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको आस्की से परमिशन लेनी पड़ेगी। आस्की उसका मानकीकरण कर देगा, उसको मान्यता दे देगा, तब आप उस लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा में कर सकते हैं और वो फिर वैश्विक लेवल पर प्रयोग में लाई जा सकती है ना। तो हमसे क्या है, सिंपल इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म है भैया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। मतलब कि ये वाला इसका राइट आंसर होगा, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। हमने देखा कि हम लोग को इंटरनेट सेवा कौन प्रोवाइड करेगा, तो आईएसपी प्रोवाइड करता है। हमने इसके पहले भी देखा है, यानी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए हमको स्पेस कौन देगा वर्ल्ड वाइड वेब पर, तो वो भी हमको आईएसपी देगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, एमएस वर्ड के सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए सही कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है ना। एमएस वर्ड का हमारे पास विंडो खुला हुआ है डॉक्यूमेंट का, उसको हमको क्लोज करना है, तो उसकी शॉर्टकट की, है ना, यहाँ पे हमारे पास दे रहा है कंट्रोल F3, कंट्रोल F4, कंट्रोल F5, कंट्रोल F6। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कंट्रोल F4, है ना, जो कि एमएस वर्ड और एक्सेल के लिए ही है ना। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा Alt प्लस F4, तो Alt प्लस F4 जो है ये किसी भी विंडो को क्लोज कर सकती है ना। यहां तक कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इससे हमारा एमएस वर्ड क्लोज तो हो जाएगा, है ना, लेकिन वो उसके लिए राइट साइड शॉर्टकट की क्या नहीं, उसके लिए राइट शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल F4, है ना, जिससे कि एमएस वर्ड को क्लोज किया जा सकता है। तो इसको याद रखेंगे स्पेशली, है ना, ये अगर ऑप्शन में रहती तो आप कंफ्यूज हो जाते। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, पहचाने कि एमएस एक्सेल में कौन सा कार्य पुस्तिका दृश्य नहीं है। कार्य पुस्तिका मतलब भैया वर्कबुक, है ना, दृश्य मतलब क्या, व्यू, है ना। हमने देखा है एक्सेल को, है ना, तो लेफ्ट साइड में नीचे क्या होता है व्यू, सॉरी राइट साइड में, है ना, राइट साइड में क्या होते हैं
व्यू होते हैं पेज के, जैसे एमएस वर्ड में पेज के व्यू होते हैं, तो वो जो व्यू होते हैं उनमें से इनमें कौन सा व्यू नहीं है वो पूछा है ना, कौन से होते हैं वो तो हमको दिखेंगे ही, है ना। तो इसमें बोल रहा है पेज लेआउट व्यू, ये तो होता ही है ना। फिर है कस्टम व्यू भी उसमें होता है, फिर है पाइवोट व्यू और पेज ब्रेक व्यू, है ना। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है ना। तो ये वाला इसमें नहीं होता है पाइवोट व्यू, है ना, क्योंकि जो पिवोट होता है ये हमारे को मिलता है एक्सेल में टेबल, है ना, और चार्ट, है ना। काफी क्वेश्चन आते हैं पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट पे, तो उसको अच्छे से तैयार करके एग्जाम के लिए जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पिवोट व्यू, है ना, जो कि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा खालिस्तान चिन्ह से शुरू होता है ना। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, और हम लोग अगर थोड़ा भी काम हमने किया है एक्सेल में, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा भी काम, अगर एक भी हमने फार्मूला लगाया है तो हमको पता है कि कोई भी फार्मूला अगर एमएस एक्सेल हमको यूज करना है तो सबसे पहले हमको क्या लगाना होता है, इक्वल का साइन लगाना होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इक्वल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी भी रेंज के नाम में खालिस्तान नहीं हो सकता, है ना। तो हम रेंज लिखते हैं, जैसे कि रेंज A2 से लेकर A10 तक के, तो जो A और 2 हमने लिखा हुआ है उसके बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते, है ना। मतलब A मतलब कि कॉलम और 2 मतलब कि रो, है ना। तो इनका जब हम सेल एड्रेस देते हैं, है ना, यहाँ हम रेंज लिखते हैं A2 से लेकर A10 तक के, तो बीच में हमको स्पेस नहीं देना है, हमको सीधे क्या लगाते हैं, हम कॉलन लगाते हैं, है ना। तो याद रखेंगे क्या नहीं दे सकते हम यहाँ पे, बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस बार कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग खालिस्तान को चयनित करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की अच्छे से तैयार करके जाइएगा, है ना। या तो ऊपर रख के पूछेगा कि उससे होता क्या है ना, या ऊपर लिख देगा कैसे होगा और नीचे रख देगा उसकी शॉर्टकट की, है ना। तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होगा, आप कंट्रोल प्रेस करके रखो और स्पेस बार देंगे तो इससे सेलेक्ट हो जाएगा भैया, क्या सेलेक्ट हो जाएगा, हमारा पूरा कॉलम, है ना। जो कॉलम होता है ना पूरा, वो कंट्रोल और स्पेस बार से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमको रो सेलेक्ट करनी है तब हम सेलेक्ट क्या करते हैं, हम करेंगे शिफ्ट प्लस, उससे क्या होगा, हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जिस रो पे आपका सेल पॉइंटर होगा वो पूरी रो आखिरी तक के सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विंडोज 10 ओएस में विंडोज को मैक्सिमाइज करते ही मैक्सिमाइज बटन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। अरे भैया विंडोज 10 होगा, 11 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 95 होगा, सब जगह होता है ना। कि हमारे पास अगर हमने मैक्सिमाइज पे क्लिक कर दिया तो क्या हो जाती है, हमारी बटन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रीस्टोर में, है ना। तो यहाँ पे रीस्टोर ऑप्शन है क्या, ये है भैया, किसमें बदल जाएगी, वो रीस्टोर बटन में बदल जाएगी, ठीक है। और रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज बटन में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में, निम्न में से कौन सी एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना। स्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, चलिए देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, है ना। तो ये तो हमने पहले भी देखा है ना। नॉन वोलेटाइल पूछ रहा है, नॉन वोलेटाइल हमारे पास में क्या होता है, जिसमें बिजली सप्लाई जाने के बाद डाटा कैसा हो, नष्ट नहीं हो, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा रोम, है ना। और यहाँ पे रोम लिखा है क्या, ये लिखा है रीड ओनली मेमोरी, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कंप्यूटर से गाने सुनने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में खालिस्तान इंस्टॉल करना होगा, है ना। कंप्यूटर से हमको गाने सुनना होगा, हमारे पास स्पीकर तो रहना चाहिए, लेकिन उस स्पीकर को हमारे कंप्यूटर में जिस जगह लगाएंगे, है ना, वो होता है कंप्यूटर के पोर्ट्स, है ना। तो उस पोर्ट में हमको कौन सा पोर्ट चाहिए, तो हमको चाहिए भैया साउंड कार्ड, है ना। साउंड कार्ड लगा रहेगा तो उसी में हमारा जैक लगेगा स्पीकर का या हेडफोन का, है ना, तभी हम गाने सुन सकते हैं। तो याद रखेंगे कंप्यूटर में साउंड कार्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, MICR में C का पूर्ण रूप क्या है, हमसे पूछ रहा है भैया C का पूर्ण रूप क्या है। तो हमको MICR का फुल फॉर्म पता ही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। तो ये क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर जहां पर भी मिले आपको उसको राइट आंसर लगा दीजिए, ठीक है।
और अभी इसके पहले प्रश्न में देखा कि एमआई शेयर का यूज कहाँ किया जाता है, बैंक में, चेक में, है ना, जो चेक नंबर लिखे रहते हैं उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी इमेज, है ना, चित्र या फोटो को कंप्यूटर में सेव करने के उद्देश्य से उसे कैप्चर करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आपके पास में कोई भी इमेज होगी, कोई भी चित्र होगा, उसको आपको कहाँ सेव करना है, कंप्यूटर में सेव करना है। तो अगर चित्र आपके हाथ में है और कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में अगर आपको पहचाना है तो हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी स्कैनर की, है ना। तो स्कैनर इज द राइट आंसर। हम स्कैन करेंगे, सीधे कहा चला जाएगा, फोटो कंप्यूटर में, है ना। तो स्कैनर भी 3 प्रकार के होते हैं, हमने इसके पहले देखा है, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। लिनक्स में आप जहां जाना चाहते हैं उस पाथ का उपयोग करते हुए अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को खालिस्तान कमांड का उपयोग करके बदल सकते हैं, है ना। देखिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन किसके लिए, कमांड्स के लिए। और हमारे पास ऐसा ही जो हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो होता है डॉस। तो डॉस की और लिनक्स की बहुत सारी कमांड कैसी है, सिमिलर है। अगर आपने डॉस में कमांड चलाई है तो वही कमांड कुछ कुछ लिनक्स में भी चल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, भी हमको बदलना है, डायरेक्टरी बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि आप अभी जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी को बदलना है आपको। तो कैसे बदलेंगे हम, सीडी कमांड से, है ना, सीडी का यूज करेंगे और आपका डायरेक्टरी हम चेंज करते, सीडी स्पेस और देन डायरेक्टरी का नाम देंगे तो उसमें चले जाएंगे। तो सीडी डायरेक्टरी से बाहर भी आना है, सीडी और हम बैकस्लैश यूज कर सकते हैं, डॉट डॉट यूज करके उस डायरेक्टरी से बाहर भी आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, बड़े टेक्स्ट इनपुट करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता, है ना। किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं बड़े टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन दे रहा है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में तो हम लोग करते हैं, है ना। मिनी कंप्यूटर, अरे इसमें भी करते हैं, है ना। निजी कंप्यूटर जिसको पीसी बोलते हैं, हाँ भैया इसमें तो हम करते ही है ना। तो हम किसमें नहीं करते, तो भैया हम मोबाइल का यूज नहीं करते, मोबाइल इसका राइट आंसर होगा। मोबाइल का उपयोग हम नहीं करते हैं बड़े टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय का क्रमांक देता है। क्या पूछ रहा है आपसे, सीरियल नंबर पूछ रहा है। किसका सीरियल नंबर पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दिनांक और समय का सीरियल नंबर, ना कि दिनांक और समय पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, है ना, उसे दिनांक के लिए नहीं पूछा है, उसने समय के लिए पूछा है। हमसे पूछा उसने कि उसका सीरियल नंबर कौन देता है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे कमांड, ये तो डेट की हो गई, टुडे की हो गई, करंट फंक्शन की हो गई। इसका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, नाउ, है ना। नाउ फंक्शन की मदद से हम डेट और समय का क्या देख सकते हैं, सीरियल नंबर दे सकते हैं। देखिए एक्सेल की कमांड के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में बहुत हार्ड होते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन उसमें सेक्शन वाइज दिए गए हैं कि मैथ्स के अलग है ना, बिजनेस के अलग है, मैथमेटिक्स, है ना। तो आप ये जो अलग अलग सेक्शन दिए, टैक्स का अलग दिया है, तो इन सभी को आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे, है ना, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इजी से बन जाए और उसको याद करने में थोड़ा समय भी लगेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, बन जाएंगे और याद जाएंगे और आपके एग्जाम में आपको नंबर दिला देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन डेटा संग्रहित करने के लिए वीसीआर के समान विधि का उपयोग करते हैं। वीसीआर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, वीसीआर बहुत पहले, है ना, जब हम लोग सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क का यूज नहीं करते थे, उस टाइम में घरों में मूवी देखने के लिए वीसीआर का यूज कर सकते। वीसीआर एक मशीन, है ना, उसके अंदर क्या लगते थे, कैसेट लगते थे, है ना। और वो कैसेट जो सामान्य हमने कैसेट ऑडियो की देखी है उससे बड़े साइज की होती थी, उसको आप वीसीआर में लगाइए और आप एक पिक्चर देख लीजिए, फिर उसको पलटा के लगाते थे और दूसरी पिक्चर भी आप देख सकते थे, है ना। तो वीसीआर प्लेयर एक समय में किराए से मिला करते थे, तो उसमें जो यूज होता था वो कैसेट यूज होता था, है ना। और वो जो कैसेट है वही कैसेट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक टेप कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक टेप, है ना। तो वीसीआर में हो गया, हमने ऑडियो कैसेट भी देखे हैं, है ना। और जो वीडियो रिकॉर्डर होते हैं उसमें भी छोटे छोटे कैसेट, कुछ कैमरों में अब तो बहुत कम, अब तो कार्ड वगैरह यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले कार्ड और हार्ड डिस्क अब यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन थोड़े समय पहले के हम देखेंगे तो उसमें भी छोटे छोटे कैसेट यूज किया जाता था, है ना। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक टेप
है ना, एक सिक्वेंशियल रिकॉर्डेड डाटा फॉर्मेट है मेमोरी का, जिसमें हम डाटा इंस्टॉल करते हैं, है ना। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हो गए हमारे पास में 50 क्वेश्चन, है ना। 50 क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे और ये पूरे 1500 क्वेश्चन हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। इसके साथ में टॉपिक वाइज वीडियो भी हम लोग लेकर आएंगे। आपको जो टॉपिक पढ़ना हो उसको आप चाहो तो कमेंट में लिख दीजिए, तो उस पर जल्द वीडियो लेकर आएंगे और हमारे एग्जाम को हम बहुत अच्छे तरीके से देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो के साथ में यहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद।